हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं अध्याय नंबर 4 विदाई संभाषण, जो कि आरओ भाग 1 का अध्याय नंबर 4 है। PGT एस्टेट वालों के लिए और HPSC सब्जेक्टिव एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इससे पहले 3 अध्याय मैं डाल चुकी हूँ, जिसने भी नहीं देखी है वो देख ले। और जो बच्चे TGT एस्टेट की PGT एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ प्लेलिस्ट में जाके देखें कि 50-60% सिलेबस में संपूर्ण करवा चुकी हूँ। अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य का भी मैं हर वीडियो में नहीं बताना थोड़ा ज़रूरी समझती, मैंने डाल रखा है सारा। और हिंदी साहित्य के जो टॉपिक है वो भी पूरे हो चुके हैं। एक रस का टॉपिक रहता है और एक छंद का रहता है। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के इस टॉपिक को। तो हमारे अध्याय का नाम है विदाई संभाषण। तो विदाई संभाषण जो है, ये अध्याय किसने लिखा है? आरओ भाग 1 में से है, अध्याय नंबर 4 है विदाई संभाषण। और विदाई संभाषण ये एक हिंदी विधा की दृष्टि से एक निबंध है, और इसके जो लेखक हैं वो बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो इसके अध्याय पढ़ने से पहले आपको इसका जो जीवन परिचय है लेखक का, उस पर भी आपको एक सरसरी नज़र डाल लेनी है। अगर आप जीवन परिचय अलग से पढ़ते हैं तो मैंने जीवन परिचय सारे करवा रखे हैं, गद्य खंड और पद्य खंड के। पद्य खंड के तो कविताओं के साथ ही आपको वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन गद्य खंड के मैंने अलग से 10 के 10 जीवन परिचय डाल रखे हैं, और बहुत ही अच्छे से एक एक अक्षर को ध्यान में रखते हुए समझा रखा है। PGT एस्टेट वाले बच्चों के लिए जो आपका जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनने की संभावना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न यहाँ से लाजमी है। तो ये जो आप यहाँ से, मैं इसलिए यहाँ से एक एक शब्द आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक जीवन परिचय मैंने पूरा करवा रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि हो सकता है कोई बच्चा चैप्टर की रीडिंग ले रहा हो, तो साथ साथ वो इसे रोक रोक के यहाँ से एक बार पढ़ सकता है। तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारा पाठ है विदाई संभाषण, ये बाल मुकुंद गुप्त जी की एक रचना है। शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे इनका एक संग्रह है, उसी में से ये पाठ लिया गया है। तो ये याद रखना कि विदाई संभाषण कौन से संग्रह में से लिया गया है, तो शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे नाम से उस रचना में से ये विदाई संभाषण लिया गया है। अब इसमें से क्या कि 1865 में जो है इनका जन्म होता है, बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म होता है 1865 में। और कहाँ पर होता है? ये गुड़ियानी में होता है। अब ये गुड़ियानी जो जगह है ये झज्जर में पड़ती है, पहले रोहतक में पड़ती थी। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? आपको पाठ पढ़ने से पहले इसका मैं थोड़ा सा उद्देश्य या मुख्य प्रतिपाद्य मैं आपको बता देती हूँ, तो आपके लिए ये थोड़ा सा आसान रहता है समझने में। तो इसमें बाल मुकुंद गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया है। लॉर्ड कर्जन के नाम से तो आप सबका वाकिफ होंगे कि 1905 में जो बंगाल विभाजन किया था वो लॉर्ड कर्जन ने की ही योजना थी। और इन्होंने 1899 से लेकर 1904 और 1904 से लेकर 1905 या 9 तक, मतलब 2 इन्होंने भागों में हमारे देश पर शासन किया। काफ़ी सालों तक ये इनका राज रहा यहाँ पर। और ये भारत में ही रहना चाहते थे, भारत को अच्छी तरह से लूटपाट मचाना, सारी व्यवस्था को भंग करने में इसका एक विशेष अहम योगदान था। तो ये भारत से जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये एक व्यंग्य रचना है, ये भी ध्यान रखना। इसमें ऐसे बाल मुकुंद गुप्त जी ने एक करारा व्यंग्य किया है लॉर्ड कर्जन पर कि तुम हमेशा भारत में रहना चाहते थे और एक दिन ऐसा आया कि रातों रात ही आपको भारत छोड़ के जाना पड़ा। क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने जो है काउंसिल में अपने मनमाने ढंग से बिल पास करवा दिया। वो अपने एक सैनिक की नौकरी लगवाना चाहता था, लेकिन देखना इतना बड़ा राज्य प्रशासन करने के बाद भी ये एक इंसान को नौकरी न लगवा सका, तो वहाँ पर इसकी कोई इज्जत नहीं रह जाती है। इसके कहने से जब एक सैनिक भर्ती नहीं होता है तो इस तरीके से ये नाराज होकर और अपना इस्तीफा भेज देता है विलायत में, मतलब ब्रिटेन में अपना इस्तीफा भेज देता है। और देखिए बात की कुदरती ही वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ विलायत में जाकर, ब्रिटेन में जाकर जब इस्तीफा भेजता है तो वहाँ पार्टी बदल चुकी होती है और उसके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाता है। इसने भेजा तो वैसे ही था कि तू नहीं रहेगा तो क्या कोई किसी का काम नहीं चलेगा, इस तरीके से उसने भेजा था, लेकिन इसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है और इसे भारत छोड़कर जाना पड़ता है।
इस पाठ की जो स्टोरी है मैंने इसलिए बोल के बताई क्योंकि थोड़ा सा सुनने में टफ लगता है और बच्चों को समझने में भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त जी ने ये कहा है कि तो लॉर्ड कर्जन, इस दुनिया की सत्ता से भी ऊपर एक और सत्ता है, अर्थात किसकी सत्ता है? ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर के आगे किसी का जोर नहीं चलता। लॉर्ड कर्जन, तुमने भारतवासियों पर बहुत अत्याचार किए, बहुत क्रूरता की, धूर्तता की, लेकिन तुम्हारे से ऊपर भी एक सत्ता है, तुम्हें भी उस चीज़ का बदला मिलेगा। इस तरीके से एक करारा व्यंग्य किया है और फिर और बाकी पाठ में मैं आपको बताते जाऊंगी। पढ़ते हैं इस पाठ का, हम एक बार रीडिंग ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी शुरू करते हैं इसको। और माई लॉर्ड, यहीं से ये शुरू होता है। अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। माई लॉर्ड कौन कह रहा है? ये आपका बालमुकुंद गुप्त जी कह रहे हैं कि आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासन काल का भी अंत होता, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते। कह रहा है कि अगर आप परमानेंट यानी कि चिरस्थायी यहाँ के भारत के वायसराय बन जाते तो भी एक दिन आपका अंत होना जरूरी था, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं। तो ये तीसरी शक्ति किसको कहा है? मैंने बताया था आपको। तो ये तीसरी शक्ति किसको कहा है? ईश्वर को कहा है। कह रहे कि ना आप यहाँ से जाना चाहते थे, ठीक है, आप यहाँ साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, लेकिन आपके आगे एक भी न माने और एक तीसरी सत्ता भी बैठी है जो यहाँ पर आपको रही रखना चाहती। बिछड़न समय बड़ा करुणोदक, ये कब का है? ये तब लिखा है जब लॉर्ड कर्जन भारत छोड़कर जाते हैं। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, मतलब जब किसी की विदाई होती है तो बहुत करुणा का माहौल होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न नहीं थे। मैंने कहा ना 1899 से 1904 ये एक बार रहा और 1904 से लेकर शायद ये 1909 आगे पता नहीं कितने, लेकिन 1905 में ये दूसरी बार भी आता है अगले 10 साल रहने के लिए, ठीक है, लेकिन रह नहीं पाता है। 1905 में ये बंगाल विभाजन करने के बाद इसको शायद जाना पड़ता है। हिस्ट्री के बारे में मुझे इतनी कोई खास नॉलेज नहीं है। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवे, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर अहो आज हमारे जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। कह रहा कि आप आज आपके जाने पर, मतलब आप जा रहे हैं तो आपके जाने पर हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि आपने तो भारतवासियों पर बहुत अत्याचार की थी, बहुत ही क्रूरता की थी, लेकिन फिर भी हमारा जो भारतवासी हैं उनको दुख है, विषाद में डूबे हुए हैं, दुख है, क्योंकि हमारे भारत की ये परंपरा रही है कि यहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु जानवर जो भी हैं ये भी विदाई पर करुणा उत्पन्न करते हैं, मतलब इनके भी हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है। तो आप तो फिर भी इंसान हो। हमारे इस देश की परंपरा है कि इनके ऊपर चाहे किसी ने कितना भी वो अत्याचार किया हो, लेकिन इनकी जो विदाई के समय इनका हृदय जो है करुणा से भर जाता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। अब आपको ये देखना कि जब मन से बैर भाव खत्म हो जाता है तो शांत रस का प्रादुर्भाव होता है। इनको शब्दों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछुड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछुड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू की 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सिंगों की, किसकी थी? शिव शंभू की कितनी गायें थी? 2। तो कभी कभी अपने सिंगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही। चारा
छुआ तक नहीं, मतलब 2 गाय थी, उनमें से एक गाय बिछड़ गई उसके बाद, और वो एक गाय उसको मारती पीटती थी अपने सींगों से, लेकिन दूसरी गाय के बिछड़ने पर वो भी दुखी थी। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय ये दशा होती है, वह मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। मतलब शासनकाल का जो नाटक है, आपने जो यहाँ शासन करने का जो नाटक रच रखा था, उसका अंत बहुत ही दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था, वह दुखांत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब 1899 में और एक बार 1904 में जब लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आए थे 5-5 साल के लिए रहने के लिए, तो उसने सोचा था कि वो सुख बहुत है इस खेल में, जो खेल जो नीति भारत के प्रति तू अपना रहा है वह बड़ी ही सुख में है। तो उसने ये खेल शुरू किया था भारतवासियों के प्रति अत्याचार करने का, और उसका जो खेल का जो दुख है, वो अंत है, वो बहुत ही दुखांत हुआ। लेकिन उसने समझा था कि तू जो रणनीति अपना रही, ये बड़ी सुखांत है। वह दुखांत हो जाओगे। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था। मतलब आदि का मतलब जब वह शुरुआत में भारत आया था तब सुखी था, और मध्य में तो उसके वो इतना अधिक सुख हो गया था कि उसकी सीमा से बाहर चला गया था। उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ? घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, ये उसे खबर नहीं। आप शायद अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने कहानी की जो शुरुआत में ही आपको संक्षिप्त व्याख्या बता दी थी। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ न करना पड़ेगा। बड़े लाटों को मतलब जो बड़े बड़े शासक आएंगे, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बात पर बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख आराम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त जी एक करारा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आपने सोचा तो ये था कि मैं यहाँ पर इतना सुख और शांति फैला कर जाऊंगा कि आने वाले जो लाट हैं, जो शासक हैं, वो कई दिनों तक चैन की नींद सोएंगे। लेकिन आपको नहीं पता कि जो नया शासक आएगा उसको कितने दिन लगेंगे यहाँ पर अपना विश्वास बनाने में। उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक। भाई गला बिल्कुल ना, वीडियो बना बना के गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जितना हो सके उस पर आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। ठीक है, देखो, बिस्तरा गर्म करना मतलब यहाँ से जाने की तैयारी करना। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। आलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग पकड़कर रगड़कर, और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान ने देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। देखा, आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी। अच्छा, मतलब ये जो लॉर्ड कर्जन था और इनकी जो लेडी थी उसकी कुर्सी सोने की थी, और आपके प्रभु महाजन के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे, वह बाएं, आप प्रथम थे, वे दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। होदा, चवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ कर थे। होदा ये नहीं होता हौदा जो हाथी के ऊपर बैठते हैं, और चवर डुलाते हैं, छत्र लगा हुआ होता है। कह रहा कि आपकी मतलब इतनी पूजा थी इस देश में, आपको सबसे आगे माना जाता था।
सारांश ये है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद, मतलब महाराज एडवर्ड के बाद एडवर्ड दूसरे नंबर पर, और नहीं, ये भगवान के बाद और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही एक ऐसा दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ गिरे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। इस बात से क्या मतलब है कि आपके स्वदेश में वही ऊंचा माने गए। इसका मतलब ये है कि इसने गुस्से में आकर अपना इस्तीफा भेजा था अपने स्वदेश में, यानी कि अपने देश में, और इनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाता है और इसके तहत यहाँ पर इनको भारत में नौकरी छोड़नी पड़ती है। तो कवि कह रहा है कि देखिए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। अब हम ये मान लेते हैं कि आप सबसे ऊंचे नहीं हो, आपके स्वदेश में बैठे वो आपसे भी ऊपर हैं। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके, मतलब इसने एक धमकी दी थी, ठीक है, मैं नहीं तो मैं पद त्याग कर दूंगा, नहीं तो तुम मेरी बात को मान लो। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी लागू कानून पास करते और एनवोकेशन, देखो काउंसिल क्या होती है, जैसे अपनी सभा बैठती है ना, विधानसभा, आपके ये संसद बैठती है, इस तरीके से उनके जो काउंसिल थे उसमें क्या गया, इन्होंने गैर कानूनी बिल पास करवा दिया। और बिल क्या था, मैंने आपको शुरू में बताया था। और कन्वोकेशन होता है जो दीक्षांत समारोह होता है, जो दीक्षांत समारोह था उसमें इन्होंने एक भाषण दिया था। तो उस भाषण में इसने इतनी भारतवासियों की इतनी मतलब वो बुराई की, इतना अत्याचार किए, इतनी बेकदरी बातें बोली इन्होंने, वक्तृता मतलब अपने भाषण में। तो इन दोनों से इनकी इमेज एकदम डाउन चली गई। कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। ये दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजा को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। देखो किस तरीके का अत्याचार ये करता था, ये साफ साफ लाइनों में आपको दिखाया जा रहा है। कितने ही मट्टी काठ के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए थे। मतलब इसकी चमचागिरी से, इसका जो चमचा होता था उसको ये बड़े बड़े पद दिला देता था, और जो इसका चमचा नहीं होता था उसको तरोड़ मरोड़ कर खिलौने की तरह इधर फेंक देता था। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, मतलब इस शिक्षा का बुरा हाल हो गया। स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर आर्य रखा गया। बंग विभाजन जो 1905 में किया गया था, इतने बड़े माइलाड का ये दर्जा हुआ कि फौजी अफसर इनके इच्छित पद पर नियत न हो सका। समझ गए कि ये एक फौजी अफसर को अपने इच्छा अनुसार एक पद दिलाना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं दिला पाए और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। देखो पूरा पाठ आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 लाइनें आपको शुरू में मैंने बताई थी। उनका रखाया एक आदमी नौकर ने रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिल गया। ठीक है, हुक्म मतलब आदेश मिल गया। हुक्म जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथा आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क, अदना होता है छोटे कद का क्लर्क, जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, ये आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पढ़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। उलझन में तो पढ़ना ही था। इस्तीफा तो इन्होंने धमकी देकर दिया था कि क्या तुझे हटाई थोड़ी ना देंगे, उनको धमकी दे रहा था ये, और उन्होंने इनके इस्तीफे को मान लिया। माई लॉर्ड एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। अब यहाँ पर बता रहे कि आपने क्या क्या किया। जो शासक शासन करता है उसका प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य भी होता है। ये बात आप निश्चित मानते होंगे, सो कृपा करके बतलाइए
क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? अब देखो, इन्होंने बता रखा है कि उसने लॉर्ड कर्जन ने किस प्रकार का शासन किया था। जनता की एक न मानी और जनता की सारी बातों को दबाते हुए वह अपनी मर्जी से शासन करता था। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कह रहा कि आपने तो प्रजा की एक भी नहीं माने। कैसर और जार, ये दो का उदाहरण दिया है। भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं। कैसर कौन है ये आपको बता देती हूँ। कैसर जो है रोमन तानाशाही जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द, जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता था। कह रहे ये दोनों भी एक ऐसे थे, मानते ही खूब तानाशाही थे, लेकिन जनता के आगे कभी कभार ये भी जनता की बातें सुन लेते थे। लेकिन आपने तो एक भी नहीं सुनी। और पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जहाँ के, देखो नादिर शाह का भी उदाहरण दिया है कि जब इसने दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जहाँ के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। मतलब इसने भी किसने क्या नाम दिया, जहांगीर ने, नादिर शाह ने भी कत्लेआम करना रोक दिया था। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद का मतलब बंगाल विभाजन किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। नादिर शाह आपको पता है ना, खूब लूटा था। कह रहे आपकी जिद तो उससे भी बढ़कर निकली। क्या आप समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ने जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं पर देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उससे कम पीड़ा न दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। प्रजा, यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माइलाड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा, मत कृतज्ञता मतलब भारतीय भूमि को इन्होंने कृतज्ञता की भूमि की है। यहाँ के लोगों को कृतज्ञ कहा है कि यहाँ के लोग जो है किए गए उपकार को मानने वाले हैं। आपने कुछ न समझी और यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। कह रहा कि इस लाइन को दोबारा से पढ़िए। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति ही आप अपने साथ ले जा सके। अब आपके प्रति यहाँ के लोगों के मन में श्रद्धा भावना नहीं है। अब वो आपको जाते हुए कवि ये कह रहे हैं कि बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों में, यहाँ के पशु पक्षियों के दिलों में जब विदाई होती है किसी को तो श्रद्धा का भाव होते हैं, लेकिन आपके प्रति एक भी श्रद्धा का भाव नहीं है। आपका जो अंत है यहाँ से जाने का वह बड़ा ही दुखांत होगा। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं, मतलब शिक्षित लोग तो बिल्कुल नहीं देखेंगे आपकी तरफ। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। इसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। ये लाइन आप ध्यान रख लेना, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आ जाए। एक बार अपनी विपद, मतलब कहा है कि एक नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार था, वो भी तेरे से तो कम ही क्रूर था। कई साल सुल्तान के एक जो नर सुल्तान था, ये सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक छोटे स्थान में इन्होंने कई साल अपने बिताए थे। कौन सी जगह पर? नरवरगढ़ स्थान पर।
तो क्या किया था, वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। कह रहा है तुमसे तो ये अच्छा था, नरवरगढ़ का जो सुल्तान था इसने भी जाते समय अभिवादन किया था। उससे आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम ले। तो देखना यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस धरती का हम अन्न और जल खाते हैं, उसके प्रति हमारे मन में एक करुणा का, दया का, एक सहानुभूति पूर्वक भाव होना चाहिए। ये कवि के यहाँ पर बताना चाहता है। मेरा उसने देखो नरवरगढ़ की भूमि को वो जाते टाइम सुल्तान प्रणाम करके जाता है और कहता है कि मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपने विपद के दिन मतलब मुश्किल के दिन मैंने तुझ में काटे हैं, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, भाई नरवरगढ़ ये उस जगह को संबोधित कर रहा है सुल्तान। यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया। मतलब उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, लाभ ही लाभ उठाया है, और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। मतलब उसने इतनी शालीनता पूर्वक जीवन जिया। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। देखो किसको कहा है, सब संसार के सबसे पुराने देश इसने भारत को कहा है, और कह रहा है कि जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई मैंने कोई भलाई नहीं की। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे, आप कर सकते हैं, और ये देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। कह रहा है कि हमारा जो देशवासी हैं ये जो इनके साथ बुरा करता है उसे भूल जाते हैं, क्योंकि ये उन पूर्वजों के संतान हैं। ठीक है, और भाई ये हमारा अध्याय था, इसको मैं पहले से भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैंने शुरू में ही आपको पूरा पाठ आपको बता दिया था। तो ये है हमारा ये शिव शंभू की चिट्ठी, और शिव शंभू चिट्ठी से ये लिया गया था आपका विदाई संभाषण, आपको याद रखना है। बस ये इनके कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, और कुछ तो ज़्यादा यहाँ पर इसमें नहीं है। तो अगला हमारा चैप्टर आ जाता है, और ये थे भाई 4 अध्याय मैंने करवा दिए। अब यहाँ से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, और इनके MCQs की आप चिंता ना करें, आप जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ लें। उसके बाद में एक मैराथन मैंने बना रखी है, बस 1-2 चैप्टर की रह रहे हैं, मैं तुरंत ही 1-2 दिन में आपकी वो अपलोड कर दूँगी। तो आप जब तक अध्याय पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है जो MCQs आपको करवा रहे हैं या मैं करवा रही हूँ या आप और भी कहीं से कर रहे हैं, इतने सारे पढ़ो और उनमें से एक भी प्रश्न ना आए, तो मैं तो यही आपको सजेशन दूंगी कि अध्याय को एक बार डिटेल से ज़रूर पढ़ें, फास्ट स्पीड से पढ़ें, वीडियो को तेज़ करके पढ़ लें, और अपने कुछ क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। वैसे इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताते जाती हूँ। शिव शंभू का चिट्ठा जो है ये देखो 1904 से 1905 तक 2 बार ये भारत की वायसराय रहे हैं ये, और इन्होंने उर्दू का ज्ञान था इनको। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं यही आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल और तमाशा, और 1907 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी और भारत मित्र का इन्होंने संपादन किया। ठीक है, तो गुड़ियानी गांव में हुआ था। और एक ये लाइन है इंपॉर्टेंट, इसे आप एक बार फिर से देखना, जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला दीजिए। ये शिव शंभू की चिट्ठी में ये लाइन लिखी गई हैं, आपसे कई बार पूछ लेते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अध्याय। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
और ये जो बच्चों का प्यार और स्नेह काफ़ी मिल रहा है, जो मुझे आगे जो वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर रहा है, ये आपके कमेंट हैं, जिनको पढ़कर मुझे खुशी होती है कि मैम ये करवाई। तो मुझे लगता है कि हाँ, रियल में बच्चों को आवश्यकता है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे वीडियो बनाने चाहिए और मैं ये वीडियो बनाने लग जाती हूँ। हालांकि घर में अभी दीपावली का काम चल रहा है, सफाई का काम भी चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले एक वीडियो बना देती हूँ, उसके बाद ही अपना काम शुरू करूँगी। तो इसी तल्लीनता के साथ आप भी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और करवाएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।